नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को किया बरी। एनआईए कोर्ट ने कहा पर्याप्त सबूत नहीं। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर सीएम फडणवीस का पोस्ट। आतंकवाद भगवा न कभी था, न कभी है और न कभी रहेगा। आरोपियों के बरी होने पर सीएम फडणवीस का पोस्ट। ट्रंप के ट्वीट पर प्रियंका गांधी का पोस्ट। अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने पर बोली प्रियंका, मोदी जी दुनिया घूमते हैं, दोस्ती करते हैं, दोस्ती के बदले ये मिला। भारत का बड़ा ऐलान। 40 साल बाद चिनाब नदी पर शुरू होगा सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम। मील का पत्थर साबित होगी परियोजना। एक देश एक चुनाव से 1.5% तक बढ़ सकती है जीडीपी। ये 4.5 लाख करोड़ के बराबर एक्सपर्ट ने जेपीसी के सामने राय रखी। और एमपी राजस्थान में बाढ़ के हालात। 14 जिलों में स्कूल बंद। गाजियाबाद में सोसाइटी का बेसमेंट धंसा। लैंडस्लाइड से केदारनाथ यात्रा रुकी। 25 लोग फंसे। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुंबई में विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा से लेकर भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय के नाम भी शामिल हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। अपने फैसले में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कहा कि कोई भी सबूत विश्वसनीय नहीं है। अदालत ने अभिनव भारत संस्था को भी मालेगांव ब्लास्ट के आरोपों से बरी कर दिया है। यह सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित के लिए ही राहत की बात नहीं, बल्कि स्पेशल कोर्ट के फैसले के प्रभाव का दायरा काफी बड़ा है, क्योंकि यह मामला महज एक ब्लास्ट से कहीं आगे बढ़कर है। भगवा आतंक के उदाहरण के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था यह मामला। ये तब की बात है जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। महाराष्ट्र में बम विस्फोट और आतंकवादी हमलों की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के बाद भगवा आतंक बताकर हिंदूवादी संगठनों को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया। और अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां भिंड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, अमायन थाना पुलिस ने 2 सातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 चोरी की कारें बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपियों ने चोरी की घटनाएं स्वीकार करते हुए बताया कि वे गैंग में शामिल हैं और गाड़ियां चोरी कर अन्य जिलों में बेचने की योजना बनाते थे। दोनों का महगांव न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में दोनों को भेज दिया गया है। अमायन की घटना है ये। 26 जून 2025 को एक फरियादी आया था विपिन जोशी, जिसके द्वारा बताया गया कि वो सवारी अपनी जो स्विफ्ट गाड़ी चलाता है उस गाड़ी को लेकर सवारी उतारने के बाद जैसे ही वापस अमायन आ रहा था तो उसी समय वहाँ पर कुछ 2 लोग जो है उस समय ये गया वहाँ पे शोच क्रिया करने, गाड़ी अपनी खड़ी रख के किया था। उसी टाइम जब वापस आता है तो वहाँ से गाड़ी उसकी गायब हो जाती है, गाड़ी वहाँ से चोरी हो जाती है। उसी बात पर थाना अमायन पर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था। क्योंकि ये मामला इस तरह से गाड़ी का था, उसकी स्विफ्ट गाड़ी का था, तो इसको गंभीरता से लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और एडिशनल साहब के निर्देशन में टीम गठित किया गया और उसमें अभिषेक राय और अन्य लोगों द्वारा जो है पूरी टीम द्वारा इसमें लगातार इसमें सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, डेटा लिया गया साइबर से। बाद में पता चला कि इसमें अंधियारी कला के पास 2 लोग जो गाड़ी बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर का एकमात्र शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहां 650 बालिकाएं अध्ययनरत हैं, यहां पर वहीं बदहाल स्थिति से ये विद्यालय जूझ रहा है। कभी जावला नवाब की अंग्रेज पत्नी का महल रही ये ऐतिहासिक बिल्डिंग, जिसे मच्छी भवन के नाम से भी जाना जाता है, आज खस्ता हाल है और मरम्मत के लिए तरस रही है। 1948 से संचालित ये स्कूल अब जर्जर छत, टपकती सीमेंट की चादरों और क्षतिग्रस्त कमरों में चल रहा है। छत से पानी टपकने के कारण छात्राओं की किताबें भीग जाती हैं और पढ़ाई बाधित होती है। बिजली के लटके तार व छत पर गिरे खंभे खतरे को और बढ़ा रहे हैं। स्कूल प्रशासन द्वारा कई बार विद्युत विभाग को पत्र देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि 8 मार्च 1954 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस भवन में एक रात रुके थे, जिसका शिलालेख आज भी मौजूद है। बावजूद इसके भवन की देखरेख को लेकर प्रशासन उदासीन बना हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व इस भवन की मरम्मत के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन
वो अब तक उपयोग में नहीं लाए गए हैं। बारिश के मौसम में स्कूल का ग्राउंड कीचड़ से भर जाता है, जिससे छात्राओं को भारी परेशानी होती है। बिल्कुल अच्छी नहीं है सर। एक दूसरा, हमारे यहाँ फर्नीचर की भी बहुत दिक्कत आती है। तीसरा ये है कि हर जगह से पानी टपक रहा है, मतलब छतें ऐसी हो गई है कि हमको डर लगता है कि बच्चे कहीं फंस नहीं जाएं। इसके अलावा कोई परेशानी आती? नहीं, इसके अलावा तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल मैडम ने बहुत सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, तो अभी इतनी समस्याएं नहीं आ रही है। और इस छुटपुट क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 9th है में 75। इतने बच्चे इतने छोटी सी जगह में कैसे मेंटेन करते हैं? कुछ बच्चे अनुपस्थित रहते हैं तो एडजस्टमेंट हो जाता है, बाकी बैठक व्यवस्था जो होती है कंजेस्टेड तो पड़ता ही है। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, कोई बैठ नहीं पाता है और बाहर सब बहुत ज़्यादा ही परेशानी आती है। अंदर बाहर साइड में कीचड़ भी बहुत ज़्यादा। हाँ, कीचड़ वगैरह और सब उधर। आप जब क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो पानी वानी टपकता है तो उससे कब कापी किताबें आप लोगों की? कापी की गिलास हो जाती है और बेंचें भी मतलब थोड़ी इधर उधर, बच्चे मानते नहीं क्लास में और क्लास थोड़ी छोटी पड़ती है। हाँ। अगर हम पढ़ाई करते ना तो छत से पानी गिरता है, किताबें गीली हो जाती है। कितने कौन सी क्लास लगती है यहाँ पे? 9th क्लास। कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे? यहाँ पे 70 हैं। 60 से 70 बच्चे हैं। तो आपने जो पानी टपक रहा है इसकी शिकायत कहीं आपने हमने की थी तो वगैरह बजट नहीं है अभी इतना। तो आप कैसे पढ़ाई करते हो? किताबें गीली हो जाती है। आप भी भीग जाते होंगे? यस। डिंडोरी जिले के वैसे तो शासन के निर्देश के बाद रेत खदान बंद है, लेकिन जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर रेत माफिया अवैध रेत का काला कारोबार खुलेआम कर रहे हैं। मामला डिंडोरी जिले के गाड़ासरी थाना क्षेत्र के सिवनी नदी से सामने आया है, जहां रेत माफिया एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 ट्रैक्टर लगाकर नदी से रेत निकासी का काम कर रहे हैं। रेत निकासी कर अवैध परिवहन कर रहे हैं और विक्रय भी कर रहे हैं। वहीं इस मामले में कार्रवाई करने और कुछ भी कहने से जिम्मेदार बच रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिरसा में पिछले दिनों गोपाल कांडा के बयान के बाद रनिया विधानसभा में गुप्त समझौते पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे सर्वमित्र कंबोज ने बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत में सर्वमित्र कंबोज ने कहा कि रानिया विधानसभा में इनेलो व बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, पैसा सत्ता और चौधरी के सामने उन्होंने बेबाकी से चुनाव लड़ा। सर्वमित्र ने कहा कि उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा था कि इनेलो बीजेपी में समझौता है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कि जो आपकी बुगी थी ना, उसमें टायर किसी और के लगे हुए थे। खट्टर साहब ने बता दिया कि वो टायर किसके लगे हुए थे, तो आपकी बुगी तो वहीं खड़ी रहती। मेरे को लगता है शायद 2 सीटों पर भी नहीं पहुंचनी थी। वो किसी और की हेल्प से 2 सीटों तक पहुंच गई, यानी टायर उस बुगी में किसी और के थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सच्चाई है वो अब बाहर आ गई है और सच्चाई बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। खासकर अब वो कह रहे हैं कि खट्टर साहब खुद आके बताएं। अब खट्टर साहब खुद थोड़ा बताएंगे, खट्टर साहब हां थोड़ा बोलेंगे। जब समझौता गुप्त था, और गुप्त समझौते को कैसे बोल सकते हैं? वो तो चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा समय तक ये समझौते को गुप्त ही रखा जाए। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज सिरसा के दौरे के दौरान कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने बाबा, आपको बता दें, मुख्य धाम बाबा भूषण शाह संगर सरिस्ता में शहीद उधम सिंह कंबोज का 85वां शहीदी महासम्मेलन आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान कंबोज समाज ने 5 मांगों का मांग पत्र सीएम को सौंपा है। बाबा भूषण शाह चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री से राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण बाबा भूषण शाह के नाम रखे जाने की मांग की। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधन में सिरसा में बाबा भूषण शाह के नाम से राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने के लिए विजिबिलिटी पूरी करवाकर जल्द ही इसे पूरा करवाने की घोषणा की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधन में पंचकुला में कंबोज समाज को
प्लॉट देने की घोषणा की है। सीएम बोले कि 51 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, वह 15-20 दिनों में पूरी हो जाएगी। नौकरियों में श्रेणी 1 और 2 में कंबो समाज को 25% आरक्षण देने पर बोले कि इसके लिए ओबीसी आयोग को इस बारे में भेजा जाएगा, ये मांग भी पूरी की जाएगी। इसके अलावा सीएम ने मंच से संबोधन करते हुए हिसार जिले के गांव सुलेमान का नाम बदलकर शहीद उधमपुरा के नाम से रखने की घोषणा की। अद्भुत संगम है स्थान, ये बाबा बुमन शाह की पवित्र भूमि है, जो संतों व महात्माओं की ये पावन भूमि, ये इस सिरसा में स्थित है। समय है हमारे देवादिदेव महादेव जी की आराधना का सावन माह और अवसर है अमर शहीद उधम सिंह जी के शहीदी दिवस का। आज हम सब भारत मां के उस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अपनी कृतज्ञता अर्पित करने के लिए आज यहां एकत्र हुए हैं। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। रायपुर से अगली खबर, जहां नक्सलियों के खिलाफ ईडी भी करेगी कार्रवाई। आपको बता दें, ईडी टेरर फंडिंग को लेकर रायपुर में हुई बड़ी बैठक, अब ईडी भी कार्रवाई करेगी। प्लान ऑफ एक्शन टू नक्सल पर की गई चर्चा। नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन लिया जाएगा, ज्वाइंट एक्शन की तैयारी की जा रही है। ज्वाइंट एक्शन में अब ईडी भी शामिल होगी। ईडी और एनआईए के अफसर से टेरर फंडिंग को लेकर हुए खुलासे पर चर्चा की गई। ईडी का तो काम उस तरह का है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो ईडी काम करता है। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये निकाल लेना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हो सकता है। ये आईबी की भी सूचना हो सकती है, पुलिस एजेंसी है वो कर सकती है। इनमें जब ये दिखता है कि भाई इसको ईडी को दिया जाने योग्य दिया जाएगा, या किसी भी ऐसी संस्था को जो वित्तीय ट्रांजेक्शंस को चिन्हांकित करके उस पर काम करते उसको दिया जाएगा। और स्पेशली नक्सलिज्म के संदर्भ में, चाहे उनका अर्बन बेस हो या फाइनेंशियल बेस हो, लीगल बेस हो या रूरल बेस भी कहूंगा आप, वो भी हो, सब पर काम करते हैं। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर अंबिकापुर से है, जहां गड्ढों में तब्दील सड़कों को लेकर महापौर मंजूषा भगत आज प्रशासनिक टीम और पार्षदों के साथ स्वयं सड़कों पर उतरी। उन्होंने स्वयं मौजूद रहकर देवीगंज रोड सहित कई इलाकों में सड़कों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कराए जा रहे मरम्मत कार्यों की शुरुआत की। इस दौरान महापौर ने कहा कि बजट पास है, बारिश के बाद क्षतिग्रस्त सभी मार्गों का डामरीकरण भी प्रस्तावित है। पीडब्ल्यूडी प्रभारी मनीष सिंह ने पिछली कांग्रेस सरकार पर विकास कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। आपको बताना चाहूँगी, आज रोड का पेचिंग शुरू नहीं हुआ है, 15 दिन पहले से ही पेचिंग हो रहा है। उसी की तहत है, 2 दिन पहले भी यहाँ पेचिंग हुआ था, पर बारिश ज़्यादा होने के कारण बह जाता है। पेचिंग तो अस्थायी व्यवस्था है, आप सभी को पता है। तो जब जब गड्ढे फिर से उजड़ जाते हैं, बह जाते हैं, तो हम सब पूरा टीम, नगर निगम टीम, पूरा कमिश्नर सहित मेरे पीडब्ल्यूडी प्रभारी मनीष सिंह सहित सभी लोग आज रोड में उतरकर खुद भी पेचिंग का जो हो रहा है उस व्यवस्था को भी देख रहे हैं। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। बलरामपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के भनोरा गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक की पहचान 50 वर्षीय मनोज गुप्ता के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 1 बजे पति पत्नी के झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस को मनोज का शव घर के अंदर मिला है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और शरीर पर जलने के निशान थे। पुलिस ने मामला हत्या का मानते हुए जाँच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। के आसपास जो है 2:30-3 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि अधौरा स्थित एक घर में जो है पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा है। सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस और अन्य कुछ लोग और जो जिनको सूचना मिली थी, जब घटनास्थल पहुंची तो जब घटनास्थल में दरवाज़ा खुलवाया गया तो पति पत्नी ही मिले। पत्नी जो है दरवाज़ा खोलने के बाद जब पुलिस अंदर गई तो जो इसमें जो मृतक है
वो उसका दोनों हाथ दोनों पैर बंधे हुए थे और देख के लग रहा था कि प्रथम दृष्टया देख के कि इनके साथ किसी प्रकार का असॉल्ट हुआ है। तो उसको भी लेकिन जीवित होने की संभावना पे तत्काल उसको एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा परीक्षण करने के उपरांत उनको मृत घोषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टया घटना हत्या से ही संबंधित होना पाया जा रहा है, जो संभवतः बिजली करंट का उपयोग करके उसकी मृत्यु कारित की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोयला खदानों से कोयला चोरी निरंतर जारी है, क्योंकि खदानों से निकलने वाली गाड़ियों पर कांटा होने के बाद फिर से दोबारा कोयला लोड कर लिया जाता है। आपको बता दें SCCL के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले 4 कोयला लोड ट्रेलर से लगभग 84 टन कोयला चोरी करते पकड़ा और कुसमुंडा पुलिस के सुपुर्द किया। कुसमुंडा पुलिस ने विवेचना शुरू की। फिर एक ट्रेलर को कांटा कराने के बाद लगभग 6 टन कोयला ओवरलोड पकड़ा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुसमुंडा कोयला खदान में कोयला तस्करों के द्वारा निरंतर कोयला ट्रकों के माध्यम से निकाला जा रहा है। कोरबा जिला में 4 जगह जिला खनिज विभाग के द्वारा खनिज बैरियर लगाए गए हैं। खनिज बैरियर सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं, क्योंकि उर्गा, पाली, हरदी बाजार और इन तमाम स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं। बाकायदा यहाँ पर खनिज विभागों के कर्मी तैनात हैं, उसके बावजूद भी ये काला खेल जारी है। सिंह चावला है, मैं कोयला उद्योग कामगार संगठन का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। कुसमुंडा में जो कोयला चोरी के विगत सप्ताह जो घटनाएं सामने आई, वो निश्चित रूप से ये इशारा करती है कि यह बहुत लंबे समय से चल रही है और अचानक जैसे जानकारी मिला है कि एक गाड़ी फंस गई कहीं, तो उससे पता चला है और इसमें पूरा संगठित तौर पर सभी लोग, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे लिफ्टर हो, चाहे SCCL के अधिकारी हो, इन सब की मिली भगत से और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिनके ऊपर कंपनी प्रति माह करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, त्रिपुरा राइफल, जो सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। और अगली खबर का रुख करेंगे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में कार्यरत सफाई कर्मचारी ठेका पद्धति को बंद करने की मांग को लेकर अस्पताल के सामने धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान सफाई कर्मचारियों को जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करते थे, लेकिन अब उन्हें ठेका पद्धति के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है, जिससे अपने भविष्य को लेकर ये काफ़ी चिंतित हैं। करीब 20 सालों से ज़्यादा ये सफाई कर्मचारी अपने घर की तरह अस्पताल में सेवा देकर कार्य करते आए हैं। करीब 150 से ज़्यादा कर्मचारी मेडिकल कॉलेज बनने के पूर्व से यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब सेवा को प्राइवेट यानी ठेका पद्धति से काम कराया जा रहा है। सफाई कर्मी शासन की मंशा के अनुरूप हम मतलब उसको टेंडर हमने जारी किया है और वो ठेके में सभी जगह होता है और उनका यह है कि हम ठेके में नहीं रहना चाहते, हम कलेक्टर दर पे ही रहना चाहते। तो हमने उसको उनके लाभ और हानि सब बताए हैं कि ठेके में और रहने में और इसमें क्या फ़ायदा और क्या ये है। मतलब प्रॉब्लम तो कहीं नहीं है, उनकी समझ थोड़ा सा ये है। अब जो उनको पसंद अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। जब ठेका प्रथा बंद करो, ऐसे नारा लेके आज मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में सफाई कर्मी बैठे हुए हड़ताल पे। क्या इनकी मांगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे सफाई कर्मी यहाँ बैठे हुए, महिलाएं भी इसमें हैं और इसमें पुरुष पूरे बैठे हैं। तो इससे पहले कैसे आप लोग का चलता था, सैलरी कैसे आता था? पहले तो कम था सर, हम लोग 600 से कर रहे हैं और वो अभी क्या बोलते हैं बढ़ते क्रम में है, तो अभी हम लोग को 10,500 मिल रहा है। अभी जब से ये ठेका प्रथा में जा रही है, ठेका प्रथा हो गई है, तो आप लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग का पैसा कम हो जाएगा सर। कितना कम है? 6,000। देखिए जैसा अभी इनका पैसा भी कम हो जाएगा। 600 जब से वेतन था उस समय से ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। भैया आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, बता दीजिएगा क्या मुद्दा को लेकर आप लोग बैठे हैं, आप लोग क्या सबसे ज्यादा समस्या आ रही है? सबसे मेन समस्या तो ये है कि ठेका प्रथा बंद होना चाहिए। हम लोग ऐसा क्यों बंद होना चाहिए? इससे क्या आपको दिक्कत हो रही है? काहे कि ठेकादारी में कम पैसा देंगे तो कहाँ से रोजी रोटी चलाएंगे? कितने पैसा आपको कम मिल रही है?
8,500 दे रहे हैं पैसा। मतलब कुल मिला के आपका मेन यही है कि हाँ, ठेका प्रथा बंद होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ समस्याओं का आपको सामना करना वो बाद पड़ रहा में है। देखा जाएगा, पहले ठेकादारी बंद हो जाएगा। क्या अधिकारियों से आपकी बात हुई? बात हो रहा है ऊपर। कुछ बोले क्या अधिकारी? आपकी आश्वासन दिए, किस तरीके से आपको आश्वासन दे रहे हैं? गए हैं ऊपर बोलने के लिए, अब पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और जब तक हम लोग बैठे हैं तब तक इंतजार कर रहे हैं। जी, जैसा कि अभी अधिकारी डीन सर आए हुए थे, इनसे मुलाकात हुआ है, लेकिन अभी कोई भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है। अभी एमएस और डीन अंदर मीटिंग में बैठे हो, अब वहां से आते हैं तो किस प्रकार का आश्वासन दिया जाएगा उसको देखते हैं। विकास गुप्ता, के न्यूज, सरगुजा। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान सीमा पर दोरांगला कस्बे के अंतर्गत शमशेरपुर गांव में एक सेना का जवान लद्दाख में शहीद हो गया। गलवान के चारबाग इलाके में बड़ा हादसा हुआ। सेना के वाहन पर पत्थर गिरने से 2 अधिकारी शहीद हो गए और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। लद्दाख की गलवान घाटी में एक सैन्य वाहन पर भूस्खलन के कारण हादसा हुआ। घायलों को लेह के एक अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया। यह हादसा उस समय हुआ जब सेना का एक वाहन दुर्बुक से चोंगतास जा रहा था, तभी एक पत्थर सेना के वाहन पर गिरा जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों में 2 मेजर और 1 कैप्टन शामिल है। सैनिकों का काफिला दुर्बुक से चोंगतास जा रहा था। हादसा बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। दुर्बुक से चोंगतास जा रहा सेना का एक वाहन भूस्खलन में फंस गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सैन्य गतिविधियों वाले भारतीय क्षेत्र लद्दाख में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा सामने आई। इस आपदा की जद में आकर भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। शहीदों में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह और लांस नायक दफादार दलजीत सिंह शामिल है। जानकारी के मुताबिक सेना के स्कॉर्पियो वाहन में सवार होकर सेना के अफसर और जवान रवाना हुए थे। इसी दौरान उनके वाहन पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आकर गिर गया। इस घटना में भीतर सवार लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह और लांस नायक दफादार दलजीत सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं काफिले में शामिल दूसरे जवानों ने तत्काल मोर्चा संभाला और अन्य घायलों को वाहन से निकालकर अस्पताल रवाना किया। दोनों शहीदों के शवों को बरामद कर लिया गया और उनको उनके घरों तक पहुंचाया गया है। बढ़ेगा अगली खबर क्यों लखनऊ से। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। अहम खबर, उत्तर प्रदेश में 39 पीपीएस के ट्रांसफर हुए हैं। गौरव कुमार शर्मा डीएसपी नागरिक उड्डयन एयरपोर्ट लखनऊ बनाए गए हैं। हर्षिता गंगवार डीएसपी तकनीकी सेवाएं लखनऊ बनाई गई। सीमा सहायक सेना नायक 9वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद बनाई गई हैं, जबकि शिव ठाकुर मंडलाधिकारी आगरा बनाए गए हैं। नेत्रा आपको बता दें नेहा त्रिपाठी पुलिस उपाधीक्षक सीतापुर बनी है। सत्यप्रकाश सहायक सेना नायक 8वीं वाहिनी पीएससी बरेली। श्रीकांत शुक्ला पुलिस उपाधीक्षक मैनपुरी बनाए गए हैं। तेज बहादुर सिंह पुलिस उपाधीक्षक उन्नाव बने हैं। धर्मेंद्र कुमार सहायक सेना नायक 10वीं वाहिनी पीएससी बाराबंकी बनाए गए हैं। तो 39 पीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। अगली खबर लखनऊ से, जहां चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मुख्यमंत्री योगी से मिलकर आभार जताया। चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद एसपी गोयल ने बोला उत्तर प्रदेश सरकार के लिए वह काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं। इस पद के मिलने के बाद सरकार की अन्य योजनाओं को और चल रही योजनाओं को और तेज़ी से बढ़ाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को योजनाओं का फ़ायदा मिल सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमेशा उन पर विश्वास जताया है। इस पद पर आने के बाद उनको निराश नहीं करेंगे। हर एक पहलू पर सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाएंगे और नई योजनाएं बनाएंगे। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी के सबसे वरिष्ठ पद पर सेवा करने का मौका दिया है।
और मेरी प्राथमिकताएं, माननीय मुख्यमंत्री की जो प्राथमिकताएं हैं, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, औद्योगिक विकास, और मैं जो मुख्य सचिव महोदय ने एक आदर्श स्थापित किया है, उन्होंने जिस तीव्र गति से कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी उसी गति से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को तीव्र गति से लागू कर पाऊँ। और आप सबका सहयोग मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और आप सबके सहयोग से, पूरी ब्यूरोक्रेसी के सहयोग से, टीम में तैनात अधिकारियों के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हम सभी योजनाओं को सफलता से क्या कर सकें। सर, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा लक्ष्य है जी, ये तो प्राथमिकताओं में से है। $1 ट्रिलियन का जैसे चीफ साहब ने उसे आगे बढ़ाया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी प्रयास से मैं भी उसे आगे बढ़ाने का। उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी का पद आज खाली होने के बाद मनोज कुमार की जगह पर एसपी गोयल ने उस पद को ग्रहण किया और उनके द्वारा साफ तौर से ये कहा गया जो सरकार की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को और भी अच्छे तरीके से उनके द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। इस वक्त मैं लोक भवन पर मौजूद हूं, जहां पर उन्होंने अपने पद पर आकर के उस कुर्सी को संभाला और मीडिया के सामने भी मुखातिब हुए। उनका साफ तौर से कहना रहा कि काफ़ी समय से वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ की जनता के लिए काम कर रहे हैं। जो सरकार की या केंद्र की जो भी योजनाएं हैं, उनको जो है आगे से आगे तरीके से बढ़ाकर अच्छे तरीके से पब्लिक तक पहुँचाने और नई योजनाओं को तैयार करने में हर प्रकार से जो है वो अब तक सफल रहे हैं। और इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने हमेशा ही उनके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं और फिर उनका ये ज़रूर कहना रहा कि आगे भी मुख्यमंत्री के विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। और आज जिस पद को वो ग्रहण कर रहे हैं, इस पद को ग्रहण करने के बाद कल से कई और भी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के उनका काम चालू हो जाएगा। और अब ये देखना है कि जिस प्रकार से जो योजनाओं को लेकर के, चाहे वो मुख्यमंत्री की योजनाएं हों या प्रधानमंत्री की, उन योजनाओं को लेकर के उनके अगले कदम क्या होते हैं। हालांकि यहाँ पर ज़रूर पहुँचे, लोग भवन में पहुंचे, उसके बाद जो है यहाँ पर अपनी कुर्सी पर कुछ देर बैठने के बाद जो है मुख्यमंत्री आवास पर वो जा गए हुए हैं। वहाँ पर मुख्यमंत्री से वार्ता कर रहे हैं, आगे की योजनाएं बना रहे हैं। अब ये देखना है कि उन योजनाओं से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, लखनऊ के न्यूज़। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। आईएएस संजय प्रसाद की ताकत में और इजाफा किया गया है। राज्य संपत्ति नागरिक उड्डयन संघ शासन प्रमुख सचिव का चार्ज, अतिरिक्त चार्ज दिया गया। सीएम के प्रमुख सचिव गृह गोपन सूचना विभाग का चार्ज पहले से है। अब सीएम ऑफिस में संजय सबसे सीनियर प्रमुख सचिव है। प्रभारी गोयल का सीएम ऑफिस का काम फिलहाल संजय प्रसाद के हवाले कर दिया गया है। अब संजय प्रसाद को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य संपत्ति नागरिक उड्डयन संघ अब शासन का काम भी देखेंगे। सीएम के प्रमुख सचिव गृह गोपन सूचना विभाग का चार्ज पहले से है। अब सीएम ऑफिस में संजय सबसे सीनियर प्रमुख सचिव होंगे। तो गोयल का, जो एसपी गोयल का सीएम ऑफिस का काम था, वो भी संजय प्रसाद ही अब संभालेंगे। तो संजय प्रसाद की ताकत में इजाफा किया गया है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां हज 2026 आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सूचना, हज 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख अब 7 अगस्त 2025 की गई है। हज 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख अब 7 अगस्त कर दी गई है, तारीख बढ़ाई गई है। तो लखनऊ से अहम खबर, हज 2026 आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है।
और अगली खबर लखनऊ से, जहां हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया। 50,000 का इनामी कौशल किशोर मिश्रा गिरफ्तार किया गया। उन्नाव में पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की हुई थी हत्या। एसटीएफ ने उन्नाव से गिरफ्तारी की है। अवस्थी फार्म हाउस के मालिक से पत्रकार की थी रंजिश। अवस्थी फार्म हाउस के मालिक हैं कन्हैया अवस्थी। पत्रकार शुभम की गोली मारकर की गई थी हत्या। हत्या के बाद से आरोपी फरार था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र के ग्राम पिपरसंड में अवैध कब्जेदारों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। आपको बता दें, सरोजनी नगर तहसील के अधिकारियों ने बंजर भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। राजस्व निरीक्षक अमामा के नेतृत्व में राजस्व टीम व पुलिस बल के साथ गाटा संख्या 2362, जिसका क्षेत्रफल 0.304 हेक्टेयर है, बंजर में दर्ज है। लेखपाल हरस्वरूप, ओम प्रकाश लेखपाल व अभिषेक लेखपाल सहित पर्याप्त पुलिस बल व महिला पुलिस की उपस्थिति में ये बंजर भूमि कब्जा मुक्ति कराई गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर में 54वें राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता बास्केटबॉल बालिका वर्ग का भव्य शुभारंभ हुआ है। इस प्रतियोगिता में कुल 21 संभाग के 508 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 14 वर्ष आयु वर्ग के 250 खिलाड़ी एवं 17 वर्ष आयु वर्ग के 258 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इन प्रतिभागियों की देखभाल हेतु 40 अनुरक्षक भी आए हैं। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता का आज भव्य एवं रंगारंग शुभारंभ हुआ है। आज की मुख्य अतिथि मैडम वर्षा सोनकर अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी रहीं। विशिष्ट अतिथि विजय कुमार सहायक आयुक्त लखनऊ संभाग रहे। इस अवसर पर स्थल प्राचार्य श्री रवीश चंद्र पांडे ने हरित पौध देकर अतिथियों का स्वागत किया। तदुपरांत एनसीसी और स्काउट गाइड के बच्चे अतिथियों को मंच तक ले गए। विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गान एवं मनोहारी नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। प्राचार्य महोदय ने सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि वर्षा सोनकर एवं विशिष्ट अतिथि विजय कुमार जी ने दीप प्रज्वलन एवं मसाल जलाकर कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की। खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई कि हार जीत की चिंता किए बिना खेल को खेल भावना से खेलें। विभिन्न संभागों के प्रतिभागियों ने मार्च पास्ट की सुंदर प्रस्तुति दी। आज के कार्यक्रम में आईआईटी कानपुर के खेल शिक्षक क्रमशः प्रोफेसर राहुल मंगल और प्रोफेसर इंद्रशेखर सेन भी उपस्थित रहे। पर्यवेक्षक के तौर पर हिमांशु सिंह आए हुए थे। आज हुए मैच का परिणाम इस प्रकार रहा। 14 वर्ष आयु वर्ग में देहरादून और आगरा संभाग के बीच मैच हुआ, जिसमें देहरादून संभाग 18-11 से विजयी रहा। 14 वर्ष आयु वर्ग के मैच में ही मुंबई और जबलपुर संभाग के मध्य मैच हुआ, जिसमें मुंबई रीजन 29-10 से विजयी रहा। 17 वर्ष आयु वर्ग का मैच हैदराबाद और गुरुग्राम संभाग के मध्य हुआ, जिसमें गुरुग्राम संभाग 25-35 से विजेता रहा। आज के कार्यक्रम में खेल शिक्षिका वंदना सिंह राठौर, वरिष्ठ शिक्षक अनिल कुमार मिश्रा, प्रियंका तिवारी, विद्या दीपशिखा सक्सेना, श्रीमती अनीता साहा की भूमिका सराहनीय रही।
अगली खबर का रुख करेंगे जालौन से। ये अहम खबर है जहां यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर 109.2 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो चेतावनी स्तर 107 मीटर और खतरे के निशान 108 मीटर से ऊपर है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुरेश कुमार और अपर जिलाधिकारी संजय कुमार ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। में 5 सेंटीमीटर की स्पीड से बढ़ रही है। इस प्रकार हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो खतरे का 108 मीटर का निशान है वहां पर रात 8 बजे तक पहुंच जाएगी। इसके बाद हम लोग लगातार उन गांवों को दौरा कर लिया गया है कि जहां पर पानी बढ़ने पर वो गांव प्रभावित हो सकते हैं। जिन गांवों से मार्ग टूटेगा वहां हम लोगों ने 42 नावें लगा रखी पूरे जिले में और 26 उसमें मोटर बोट हैं। इसके अलावा सभी बाढ़ चौकी एकदम अलर्ट मोड में है, सब पे अधिकारियों की सब तैनाती है और गांव में टीकाकरण का और दवाई वितरण का काम भी जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है। सतर्क नजर रखे हुए हैं। अगर कहीं से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा तो माधवगढ़ तहसील में हमारे 6 जो है वो बाढ़ राहत शिविर बने हैं, कैंप है, जहां पर पूरी व्यवस्था उनके रुकने की और उसकी रहेगी। पिछले दिनों लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कहीं न कहीं जो बाढ़ का खतरा था वो साफ तौर से नजर आ रहा है। इस वक्त हम कालपी में मौजूद हैं। यहाँ कालपी के यमुना पुल है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का पानी जो खतरा का लेवल 107 मीटर जो पानी जो बताया जा रहा था खतरे पे, उससे ऊपर 107.207 पॉइंट पानी यहाँ पर आ चुका है। यानी कि 1 पॉइंट जो जिस तरीके से खतरे के लेवल से मीटर पानी जो चल रहा है वो साफ तौर से जालन देखा जा सकता है। यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि साफ तौर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो खतरे के निशान से ऊपर से जो पानी चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की धड़कनें जरूर बढ़ा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों इसी तरीके से पानी जो बढ़ा था और जो पानी बढ़ने से कई गांव ऐसे थे जो बाढ़ की चपेट में आ गए थे। प्रशासन ने हालांकि इसको लेकर पहले से अलर्ट जारी कर दिया था। एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई थी। तकरीबन 27 चौकियां बनाई गई हैं जहां जहां तटवर्ती इलाके हैं, निचले स्थल हैं, उन सबको ऊपर के हिस्सों में पहुंचा दिया गया है और कहीं ना कहीं इस पानी को लेके लोगों में जो खतरा है वो अभी मंडरा रहा है। हालांकि इस बाढ़ को देखने के लिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? देश कुमार। यहाँ पानी जो बाढ़ ऊपर आ रहा है उसमें क्या क्या खतरा है आपके कालपी में? मेरे घर में पानी चला जाता है पिंडा देवी की पूरा। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो थोड़ा कम है। अभी कम है? आया नहीं अभी। यानी अभी खतरे के लेवल से जो पानी अभी ऊपर आ गया 1 पॉइंट, तो अब क्या लगता है आपको आगे क्या पानी बढ़ सकता है कुछ और? अगर पानी आगे ज्यादा 1 फुट बढ़ गया 2 फुट तो घरों में पानी घुस जाएगा। पानी घर में घुस जाएगा। इलाहाबाद बैंक वगैरह ये सब उधर से डूबने लगती है। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति आपको क्या लगता है? संभावना बहुत गंभीर है। संभावना बढ़ सकती है। तो अभी हाल में क्या स्थिति है? हाल में खतरे की निशान के ऊपर है। निशान के ऊपर है। तो ये कितने दिनों के बाद अभी ऐसा आया? पहले भी ऐसा पानी आ चुका था क्या? हाँ, 2 बार आ चुका। देखिए, इन लोगों का कहना ये है कि टाकीज के पास जो भी बस्ती है, यहाँ पे तकरीबन ऐसे 6-7 बस्तियां हैं स्टेशन टाकीज के पास, जहाँ खतरे के निशान से पानी ऊपर होता है तो वहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है। जो पिछले वर्ष भी इसी तरीके की स्थिति आई थी। हालांकि 1 हफ्ता वो लोग परेशान रहे थे, रोजी रोटी के लिए परेशान हुए थे, निकलने के लिए परेशान हो गए थे, बीमार लोग भी परेशान थे और वही स्थिति अभी फिर बनती जा रही है। अब इन लोगों को प्रशासन ने हालांकि अलर्ट कर दिया है। देखना ये होगा, अगर पानी रुकता है तो समान स्थिति बनी रहेगी, पानी नहीं रुकता है तो खतरा बढ़ सकता है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में क्या स्थिति पैदा होती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से, जहां बांधों से लगातार अतिरिक्त इकट्ठा हुए बारिश का पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। इससे जिले से होकर बहने वाली यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जिला मुख्यालय सहित सदर तहसील के कई इलाकों की निचली बस्तियों में भरा बाढ़ का पानी अब घरों के अंदर दस्तक दे चुका है। चारों ओर दूर तक दिखाई दे रहे बाढ़ के पानी में डूबने से सैकड़ों हेक्टेयर खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे किसान अपनी किस्मत को कोसने के लिए मजबूर है। यमुना रिवर है, उसका जो लेवल है वो 104.33 के आसपास हो गया है, क्योंकि डेंजर लेवल है उसको पार कर गई है। बेतवा रिवर का जो लेवल है अभी वर्तमान में 103 है और वो अभी जो डेंजर लेवल से नीचे बह रही है। इसी क्रम में हमारे द्वारा और पूरी प्रशासनिक टीम के द्वारा जो तटबंध है यमुना जी के और बेतवा रिवर के, उसका निरीक्षण किया गया था
उसी क्रम में जो भी सीमावर्ती जितने भी गांव हैं जो प्रभावित हो सकते हैं उनमें अलर्ट करवा दिया गया है। साथ ही प्रशासनिक टीम मुस्तैदी से लगी हुई है। हम लोग ने एक जो रेस्क्यू सेंटर है उसको भी स्टार्ट करवा लिया है और जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उनको वहां पे शिफ्ट कराया जा रहा है। साथ ही ये भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि आम जनमानस है उनको सुरक्षित हम लोग जो रेस्क्यू सेंटर है उसमें पहुंचा दें। इसके लिए पीएसी की टीम भी लगातार कार्य कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जनपद के चकिया क्षेत्र स्थित बियासड़ गांव का आयुष्मान आरोग्य मंदिर इन दिनों बदहाली का शिकार है। स्वास्थ्य सुविधा के इस केंद्र की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब यह खुद इलाज का मोहताज हो गया है। इलाज की इसको खुद जरूरत महसूस हो रही। ग्राम प्रधान की लापरवाही और जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते मरीजों व स्वास्थ्य कर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में झाड़ झंकाड़ और गंदगी की भरमार, जिससे जहरीले जीव जंतु और संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि केंद्र पर शौचालय और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। मरीजों को खुले में बैठना पड़ता है और स्टाफ को भी काम करने में परेशानी हो रही। जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान के खाते में मरम्मत व रखरखाव के लिए 2 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। आप यहाँ दवा लेने आती है? हाँ, दवा मिलती है कंटिन्यू? हाँ मिलत है, रोज मिलल, जब आइले तब दवाई मिलला। तो डॉक्टर यहाँ आते हैं? हाँ। दवा से क्या फायदा होता है? हाँ, हमके बहुत आराम है इठे दवा से। आरोप है कि डॉक्टर यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, काहे नहीं, हम जब आते तब भेटात हो तो हम कैसे कहेंगे नहीं रहते। यहाँ बियासड़ चकिया चंदौली आयुष्मान आरोग्य मंदिर बियासड़। यहाँ देखें पेशेंट आते हैं और पेशेंट बता रहे हैं कि लाभ भी होता है, लेकिन यहाँ बड़ी दुर्व्यवस्थाएं हैं। किस तरह आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं? ट्रीटमेंट सर यहाँ 3 साल से लगातार हो रहा है। हमने उच्च अधिकारियों को वहाँ दिया है लेटर, कई बार मैंने लेटर लगाया है। क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत? यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय क्रियाशील नहीं है, यहाँ पे फर्श पूरा टूटा हुआ है, चारों तरफ से फर्श बैठ गया है। अगली खबर की ओर। कनौज से अगली खबर, जहां कलयुगी भतीजे ने ऐसी खूंखार घटना को अंजाम दिया कि देखने वालों की रूह कांप जाए। आपको बता दें, सबरसेमल से सिंचाई के पानी के विवाद में भतीजे ने धारदार हथियार से दिव्यांग चाचा को काटा। दिव्यांग चाचा के सर और हाथ पैरों पर भतीजे ने हमला किया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि खेत के पास लगे सबरसेमल पर सो रहा बुजुर्ग उल्टे हाथ से पूरी तरह दिव्यांग है। भतीजों का सबरसेमल है और चाचा का सबरसेमल आसपास ही लगा है। सबरसेमल से सही से पानी न आने के चलते भतीजों ने चाचा को मारकर लहूलुहान कर मरणासन कर दिया। घायल बुजुर्ग की नाजुक हालत को देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। सौरिक थाना क्षेत्र के बिरईपुरवा गांव में यह घटना घटित हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां दिव्यांग महागठबंधन के विधानसभा पर आंदोलन के बाद सरकार मांगों को पूरा करने पर सहमत हो गई है। मुख्यमंत्री के ओएसडी से वार्ता के बाद दिव्यांगों की अगली पेंशन आएगी। 1500 रुपये महीना भुगतान करने, लेखपाल व मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने, सीजनल संग्रह अमीनों का विनियमितीकरण करवाने, नौकरी में आरक्षण कोटा पूरा करने, दिव्यांगों के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था करवाकर सभी समस्याओं का एक जगह समाधान करवाने, दिव्यांगों को ई रिक्शा देकर रोजगार से जोड़ने, आयुष्मान कार्ड बनवाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने जैसी तमाम जो मांगे जो है, इन मांगों पर सहमति बनी। कल लखनऊ में विधानसभा पर उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग संगठनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बर्बरता की, हमारे भाई बहनों को जबरिया टांग करके गाड़ियों में लादा और उठा करके इको गार्डन में पटक दिया। हम सरकार से नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी मांग रहे थे। पेंशन 5000 रुपया करने की मांग कर रहे थे। सरकार सुन नहीं रही थी। हमको नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा करने की बात कर रहे थे। मुख्य सेविका, लेखपाल अभ्यर्थियों को नौकरी देने की बात कर रहे थे। अमीनों के विनियमितीकरण की बात कर रहे थे। लेकिन कोई जब सुनवाई नहीं हो रही थी तो दिव्यांग महागठबंधन को मजबूरी में विधानसभा का घेराव करना पड़ा।
बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देने व बिना मानकों के चलने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश जारी किया। इस दिशा निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश अपर परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी ARTO व ट्रैफिक पुलिस को एक सर्कुलर जारी कर प्रत्येक सप्ताह शनिवार को संयुक्त चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में अधिक जानकारी वरिष्ठ ARTO प्रवर्तन कहकशा खातून ने के न्यूज़ से साझा किया। देखिए, जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ATC प्रवर्तन महोदय द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि सप्ताह के एक दिन शनिवार को पुलिस और ARTO संयुक्त टीम मिलकर के जो भी सड़क सुरक्षा संबंधी जो भी अभियोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जैसे इसमें हेलमेट के खिलाफ, सीट बेल्ट, ड्रंक एंड ड्राइविंग, मोबाइल, रॉन्ग साइड और भी अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन में जो भी वाहन पाए जाते हैं उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करेंगे। आयुक्त संजय कुमार सिंह के दिशा निर्देश में प्रदेश के सभी ARTO व पुलिस विभाग को संयुक्त चेकिंग अभियान के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये जो चेकिंग अभियान चलेगा ये माह के प्रत्येक शनिवार को चलाया जाएगा, जिसमें कि सीट बेल्ट, हेलमेट, मोबाइल वार्ता और शहर के जितने भी एग्जिट और इन पॉइंट हैं इनमें विशेष तौर पे ये चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। चेकिंग अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं में कमी लाने का है और जिससे हालांकि चेकिंग अभियान चलाने के साथ साथ में नागरिकों को भी जागरूक करने का भी काम किया जाएगा। अपने सहयोगी हरिशंकर शर्मा के साथ मैं हिमांशु, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर नगर। नोएडा में मंगलवार देर रात से हो रही बारिश अब नोएडा वासियों के लिए आफत बनी हुई है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण पॉश सोसाइटी में घर के बाहर खड़ी कार पर अचानक भरभरा कर विशालकाय पेड़ गिर गया। गनीमत रही घटना के वक्त कार में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। वहीं हादसे के दौरान सड़क से किसी के भी ना गुजरने से बड़ा हादसा होने से टल गया। कार के ऊपर पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना को लेकर सोसाइटी वासियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। देर रात से निरंतर हो रही बारिश से सोसाइटी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी की घटना है। कानपुर में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है, जिसके तहत शहर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए ADCP ट्रैफिक अर्चना सिंह ने बताया कि शहर में बिना हेलमेट, रेड लाइट का उल्लंघन, बाइक पर 3 सवारी, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर चौराहों पर तैनात TSI और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से प्रतिदिन 1000 चालान की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। ADCP का कहना है कि जल्द ही ग्रामीण इलाकों में भी अभियान चलाकर ACP और ट्रैफिक इंस्पेक्टर लोगों से संवाद करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यातायात नियमों का पालन करें। कानपुर कमिश्नरेट में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस लगातार प्रवर्तनात्मक कार्रवाई करती है, लोगों को जागरूक भी करते हैं और जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं रॉन्ग साइड चलने से होती हैं, तो हमारा लगातार अभियान चलता है कि जो लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं उनको रोका जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त सीट बेल्ट, हेलमेट आदि सभी हेड्स में हम लोग चलान करते हैं और लोगों को निरंतर जागरूक करते हैं कि यातायात नियमों का पालन रहे, स्वयं भी सुरक्षित यात्रा करें और दूसरों की भी यात्रा को सुरक्षित बनाएं। मैम, इस अभियान के तहत अभी तक कुल कितने चालान हो गए हैं? प्रतिदिन हम लोग लगभग 1000 के करीब चालान करते हैं और उसमें हमारा ई-रिक्शा का अभियान भी है और अन्य हेड्स में जो चालान करते हैं लगभग 1000 के करीब प्रतिदिन का चालान रहता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी के उरगदिया गांव में 6 माह से पानी नहीं आ रहा है। गांव की बड़ी आबादी पानी से प्रभावित है। जल जीवन मिशन योजना ध्वस्त नजर आ रही। ठेकेदारों ने मानकों को रौंदा है, जिसे लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। अब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने DM को ज्ञापन सौंपा है। उरगदिया गाँव में 200 घरों में पाइपलाइन में धांधली सामने आई है। न गहराई का ध्यान, न गुणवत्ता का ख्याल। 6 माह से गाँव में पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बड़ी आबादी पानी से प्रभावित है। पाइप डालने में नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। देखिए, एक गांव है उरगदिया जो ग्राम पंचायत भुयारा में है, जो पानी की टंकी बनी थी जिससे कई पूर्वों में पानी जा रहा है।
जिसकी पाइपलाइन उरगदिया में भी बिछा दी गई है, लेकिन 6 माह हो गया अभी तक नलों में पानी नहीं आया और मानक के पूरा से दरकिनार करते हुए काम किया गया है। 3 फीट नीचे पाइप डालना चाहिए था, जो 1 फीट 1.5 फीट नीचे डाल दिया गया है और कई जगह पाइप में भी जो साइज चाहिए कहीं पर 2 इंची डाल दिया है, जहाँ 4 इंची की जरूरत थी वहाँ 2 इंची डाल दिया। इस तरह से गोलमाल करके उन्हें ग्रामीणों को ठगा गया है। इसलिए आज ग्रामीण जो काफ़ी आक्रोश में थे वो हमसे उन्होंने संपर्क किया, तो फिर हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में जाकर ज्ञापन दिए, जिला प्रशासनिक अधिकारी बाबू। कानपुर में एक बार फिर साइबर क्राइम का बड़ा मामला सामने आया, जहां मार्केट मास्टर नाम के ऐप के जरिए अपने आप को एक्सपर्ट बताने वाले लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें जुड़े सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिया। ठगी करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिया। उधर ऐप बंद होने के बाद लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस किया तो साइबर क्राइम ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अब साइबर क्राइम टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ऑफिस में शिकायत लेकर पहुंचे दर्जनों लोगों ने बताया कि सातिर ठगों ने उन्हें मार्केट मास्टर ऐप पर निवेश के बाद अच्छे मुनाफे का लालच दिया, जिसके बाद ग्रुप से जुड़े सैकड़ों लोगों ने 6-6 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए और अपने मिलने वालों से भी ऐप पर रुपए लगवाए। जानकारी के मुताबिक सिर्फ कानपुर शहर के लोगों ने मार्केट मास्टर ऐप पर अब तक करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। वहीं जब ठगी की बात सामने आई तो उन्होंने स्थानीय थाने पर शिकायत की, लेकिन सुनवाई न होने के चलते पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। उधर इस पूरे मामले में डीसीपी क्राइम ने ठगी का शिकार लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। एक मार्केट मास्टर ऐप था जिसमें निवेश करना था और अच्छा इंटरेस्ट पर डे देने का उसमें प्रावधान था और उस ऐप को एक व्हाट्सएप ग्रुप, आगरा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका ग्रुप एडमिन रविंदर कपूर था, उसने बनाया था। उसके ज़रिए ये संचालित किया जा रहा था। उसमें और भी 8-10 ग्रुप एडमिन थे जो योजनाओं को कैसे निवेश करना, क्या लाभ हैं, उसकी जानकारी देते थे। और कानपुर में रविंदर कपूर ने एक पवन गुप्ता नाम के व्यक्ति, गगन श्रीवास्तव और अजय निखिल, इन 3 व्यक्तियों को यहाँ पर लगाया था लोगों को जोड़ने के लिए। इन तीनों लोगों ने यहाँ पर कानपुर में लगभग 300 से 400 लोगों को जोड़ा, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कराया और अभी 21 जुलाई को सोमवार को ये ऐप खूब एकदम से 9 बजे सुबह बंद हो गया, हैंग हो गया। उसके बाद हम लोग बहुत सभी परेशान हो गए। उसके बाद 6,000 रुपये और मांगा गया ग्रुप में कि 6,000 रुपये डालेंगे तो ऐप फिर से खुल जाएगा, जिसको साइबर टीम ने ब्लॉक कर रखा है। अगर आप 6,000 रुपये डालोगे तो फिर से, तो हमारे काफ़ी साथियों ने 6,000 रुपये फिर से डाल दिया। वो 6,000 भी लेके सारे लोग फरार हो गए। देखिए, आज एक प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त हुआ है जिसमें मार्केट मास्टर नाम का एक ऐप है। इसके माध्यम से कई सारे जो इन्वेस्टर्स थे उनके साथ फ्रॉड हुआ है। ये एक फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर ये व्हाट्सएप ग्रुप चलाते थे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये अपने आप को एक्सपर्ट्स बताते थे, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बताते थे और उसमें जो प्रतिभागी हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के, उसको ये लोग शेयर बाजार में निवेश करने के लिए बोलते थे। कई सारे जो इन्वेस्टर्स थे उन लोगों ने अलग अलग, जहाँ पर भी इन लोगों ने बताया, जिस भी शेयर से बताया उसमें इन लोगों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो किसी शेयर्स, जेन्युइन शेयर्स में न जाकर के वो इनके निजी खातों में जाता था। फिलहाल तो इसकी बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।